हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों ने अपना यूपी टेट का रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। तो जिनका भी यूपी टेट क्वालिफाई हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और वो लोग अब आगे के लिए तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे बहुत वैकेंसीज आनी है, सुपर टेट की, एलटी ग्रेड की, टीजीटी की। ठीक है, तो आने वाले समय के लिए अभी से तैयारी करके चलेंगे तो ज़रूर आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। और उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी जिनका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो, मेहनत करें, थोड़ी सी और मेहनत करें और आपका नेक्स्ट टाइम बिल्कुल एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी 4th क्लास है पर्यावरण अध्ययन पर। इसमें भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखौरा, कलचिड़ी, गोरैया या फाख्ता? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा फाख्ता। ठीक है, तो फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस पौधे के बीच कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और ये फाख्ता हमारी जो कबूतर प्रजाति है, ये देखिए, ये कबूतर प्रजाति का होता है और इसे हम चित्तीदार कबूतर भी बोलते हैं। दिखने में ये बहुत सुंदर होता है और इसे घुग्गू पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये साउंड निकालता है वो गुग्गू का निकालता है, जिसकी वजह से इसे घुग्गू पक्षी कहा जाता है। और ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस जो प्लांट होता है उसके कांटों के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घटपर्णी पौधा। अब घटपर्णी पौधा क्या है? इसे नेफेंथिस भी बोलते हैं। ठीक है, घटपर्णी पौधा का मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है। घटपर्णी पौधा भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है, ये देखिए, ये है मांसाहारी पौधा नेपेंथिस, या इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है या फिर पीचर प्लांट भी हम इसे कहते हैं। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? असम की गारो व खासी पहाड़ियों में। ठीक है, और गारो खासी पहाड़ियाँ हमारी मेघालय में भी लगती है, तो असम व मेघालय दोनों में ये पौधा पाया जाता है। दूसरी बात ये कि दलदली क्षेत्र पे होता है। ठीक है, ये नमी वाले क्षेत्र में ही हमको मिलेगा। और ये एक मांसाहारी पौधा है जो कि कीड़े मकोड़ों, मेंढकों व चूहों को अपने फूलों से आकर्षित कर। अब जो इस प्लांट का या इस पौधे का जो फूल होता है उसमें से एक मांस के टुकड़े जैसी खुशबू आती है। ठीक है, मतलब सॉरी, खुशबू नहीं, बहुत अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो कीड़े मकोड़े हों या मक्खी मच्छर हों वो उससे अट्रैक्ट होते हैं उसकी स्मेल से और उसके पास चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, उन्हें वह ये जो पौधा है, क्योंकि ये मांसाहारी पौधा है तो ये उन्हें खा जाता है। अब क्यों खाता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है सनलाइट के द्वारा, उससे ये भोजन नहीं बना पाता और ना ही इसे मिट्टी के मिनरल्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो जब इसे मिट्टी के पोषक तत्व ही प्राप्त नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन कैसे उत्सर्जित करेगा? तो
इन्हीं कीड़े मकोड़ों को ये खाकर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। यानी जो ये एनर्जी अपने अंदर बनाता है और हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है वो किसके थ्रू करता है? कीड़े मकोड़ों को खाकर। मेंढक को खा लेता है ये, चूहों को भी खा लेता है, ठीक है। और इसको घटपर्णी क्यों कहा जाता है? अब घट का मतलब क्या होता है? घड़ा या मटका, ठीक है। तो इसकी पत्तियों का देखिए, ये इसकी पत्तियां हैं। इसकी पत्तियों का जो आकार है वो कैसा है? एक कलश जैसा या घट जैसा होता है। और इसकी अन्य पत्ती एक ढक्कन की तरह काम करती है। ये देखिए, ये रहा इसका ढक्कन, दिख रहा होगा आपको इस चित्र में, ठीक है। तो घटपर्णी पौधा को हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस के द्वारा दिया गया है? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार नियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा जंगल अधिकार नियम 2007। यानी कि 25 वर्षों से जो व्यक्ति जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें उन जंगलों से निकाला नहीं जा सकता है। और उस जंगल में जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं या पेड़ पौधे हैं, उन पर उन लोगों का अधिकार है। तो उनको जंगल से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। क्योंकि जब वो इतने समय से रह रहे हैं, उनके अपने परंपरा है, अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये रूल बनाया है, ये नियम बनाया है कि हम उन्हें जो 25 वर्षों से रह रहे हैं जंगलों के अंदर, उन्हें हम वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते या उनका अधिकार क्षेत्र उनसे नहीं छीन सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न क्यों बने होते हैं? ठीक है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। जैसे कि हम सभी ने बाघ को देखा है, ठीक है। तो जिराफ हो गया, ठीक है, और भी जैसे जेब्रा हो गया, तो इन जानवरों के शरीर पे पैटर्न बने होते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न किस कारण से होते हैं? तो वो जलवायु के कारण होते हैं, ठीक है। जिस भी जलवायु में वह रहते हैं, उसी के कारण वो पैटर्न उनके शरीर पर बने हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, हैजा। अब हैजा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पानी से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। हैजा, चिकनगुनिया, HIV एड्स। अब HIV एड्स भी नहीं हो सकता और ना ही हैजा हो सकता है, क्योंकि HIV एड्स एक संक्रमण है, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये जो तीनों रोग हैं, ये मच्छरों के काटने से होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
चील, गरुड़, गिद्ध। ठीक है, आपने कहावत भी सुनी होगी, उसकी जो नज़र है वो बाज की तरह या चील की तरह तेज है। ठीक है, तो मनुष्य की आँखों से 4 गुना अधिक दूरी तक का चील, बाज और गिद्ध देख सकते हैं। ठीक है, इनकी नज़र काफ़ी तेज होती है और ये आसमान में ही उड़ते हुए उड़ते हुए ही अपने भोजन का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब लौह तत्व यानी आयरन। ठीक है, हमारी जो मानव शरीर है वो अलग अलग तत्वों से बना है। ठीक है, तो हमारे शरीर को लौह तत्व की भी आवश्यकता होती है और वो लौह तत्व हमें किससे मिलता है या किन खाद्य पदार्थों में हमें मिलता है। तो देखते हैं, आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, आलू। अब आलू तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, इन तीनों खाद्य पदार्थों में आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन को पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। अब ध्यान से सुनिए कि हमारे देश में मिर्च को लेकर कौन आया था, तो पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, और कहाँ से लेके आए थे, दक्षिण अमेरिका। मिर्च कहाँ पर मतलब सबसे पहले उगाई गई, या तो दक्षिण अमेरिका का जो देश है मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको से ही मिर्च लेकर पुर्तगाली भारत आए थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों के समय से ही हमारे देश में मिर्च का उपयोग होने लगा, यानी हरी मिर्च का। ठीक है, उससे पहले हमारे देश को तो पता ही है क्या कहा जाता था। हमारे देश में जो काली मिर्च है, ठीक है, उसके कारण उसे काला सोना भी किसने कहा था, यूरोपियन ने ही कहा था। ठीक है, तो काली मिर्च का प्रयोग किया जाता था और पुर्तगालियों के आने के पश्चात ही हमारे यहाँ पे हरी मिर्च का प्रयोग की शुरुआत हुई। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। तो मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय। ठीक है, जो भोजन पचाने में सहायता करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण। कागज पेंसिल परीक्षण यानी लिखित परीक्षण। ठीक है, मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनी। तो इसका जो हमारा सही होगा वो उत्तर होगा सही, मौखिक प्रश्न। यानी कि जब बच्चे समूह कार्य में काम करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनका सामाजिक विकास भी होता है और उनका व्यक्तिक विकास भी
होता है। और इसमें आकलन के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है, वो मौखिक प्रश्न है, यानी बच्चों से प्रश्न करना, और बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी उत्सुकता के साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में होते हैं तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अकेला बच्चा खुद से बैठ के इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता जितना वो, हालांकि समूह कार्य में करना, कई बार क्या होता है क्लास का अनुशासन उस समय पर बिगड़ जाता है, बट बच्चे समूह कार्य से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि वो समन्वय स्थापित करना सीखते हैं, ठीक है। उनके अंदर उनका जो है सामाजिक विकास होता है और व्यक्तिक विकास भी होता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, यानी भारत के कौन से राज्य में कुडुख भाषा बोली जाती है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा झारखंड। कुडुख भाषा कहाँ पर बोली जाती है? कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं, ठीक है। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक। अब गुजरात तो हमारा पश्चिम में है, भारत के पश्चिम ओर में है, पश्चिमी दिशा में है, तो गुजरात तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तमिलनाडु क्या है, एक दक्षिणी राज्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा भी कहाँ है? आपका दक्षिण पश्चिम में है। गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी पहला उत्तर हमारा सही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे। ये है इंडिया का मैप और ये देखिए ये रहा हमारा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य देखिए, ये रहा आपका कर्नाटका, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा केरला। तो इन तीनों राज्यों की जो सीमा है वो किससे लगती है? तमिलनाडु से लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश व पंजाब। अब देखिए कैसे, ये भारत का मैप और ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब ये देखिए उत्तराखंड से तो उसकी बाउंड्री नहीं लगती है क्योंकि उत्तराखंड तो नीचे है हिमाचल प्रदेश से, तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश और ये रहा हमारा पंजाब, ठीक है। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर, ये रहा पंजाब और ये रहा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और अब लद्दाख भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है अलग से, तो ठीक है, जम्मू कश्मीर से 2 राज्य और 1 केंद्र प्रशासित क्षेत्र लगता है। और सभी को ये याद होना चाहिए, ये हमारे भारत का मैप है। जब हमें अपने देश के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम दूसरी देशों के बारे में तो कैसे जान पाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यहीं से क्वेश्चन नहीं, वो कहीं से भी कर सकता है क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत से बनते हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से याद ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो हमें अपने पूरे भारत का मैप याद होना चाहिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का वो होगा तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। जब हम पानी में, क्योंकि आपको पता है कि मच्छर जो है पानी में ही होता है, तो पानी में जब हम तेल डालते हैं तो तेल की वहाँ पे एक परत जम जाती है और वो तेल की परत ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसको कट कर देती है। यानी जो मच्छर का लार्वा होता है, जब उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ कैसे करेगा, वृद्धि कैसे करेगा, तो वो लार्वा वहीं पर क्या है, मर जाता है, यानी मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब गर्मी का मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है तो कूलर में या पेड़ पौधों में जहाँ पे भी हम पानी डालते हैं या पानी को स्टोर करने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है कि अगर आप पानी स्टोर करके भी रख रहे हैं तो उसको ढक कर रखें। ठीक है, और कूलर में तेल ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मच्छरों की क्या है, वृद्धि भी नहीं होगी, उनका प्रजनन जो है रुक जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा, वो होगा छाल। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, और सभी को दोबारा से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जिनका भी यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, स्टडी फेयर 23। ठीक है, इस पे मेरी आपको क्लासेस मिल जाएगी और इन क्लासेस के अलावा आपको वहाँ पे प्रश्न भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जब हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि उन्हें भी पूरा करना ज़रूरी है। तो कई बार मैं क्लास अपलोड करने में 3 से 4 दिन का समय मुझे लग जाता है, क्योंकि इन पीपीटीज़ को रेडी करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, तो रेगुलर नहीं हो पाता, 1-2 दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो उस चीज़ से आप परेशान नहीं हुई कि भाई मैडम तो रेगुलर क्लास अपलोड नहीं कर पा रही हैं या नहीं, उनकी कोई क्लास 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप वेट कीजिए और जो इतना भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना, और पर्यावरण अध्ययन के अलावा आपका बाल विकास है, आपका मैथ्स है, गणित है, आपका हिंदी है, तो अदर सब्जेक्ट भी यूट्यूब पे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं उन सभी गुरुओं को भी नमन करना चाहूँगी जो हमारे देश के इतने सारे एस्पिरेंट हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनको कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास फ़ीस नहीं होती देने के लिए कोचिंग सेंटर में, बट वो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। तो उन सभी गुरुओं को नमन है
जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में या हमारे भविष्य के जो शिक्षक हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसी के साथ ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।